दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द इस चैनल पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है उसको हल करेंगे। दोस्तों अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो उसका उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी हम इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा उत्तर 1000। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों जब भी प्रतिशत में बदलना होता है हम इसको पर कहते हैं, यानी बटे में 100 लाना होता है, तभी तो होगा प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो 0.085 को क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा देंगे तो दशमलव के स्थान पे आ जाएगा 1। 3 डिजिट है तो 3 शून्य आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें 100 लाना था बटे में, पर 1000 आ गया तो 1 शून्य को वापस भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8.5। 1 शून्य था इसलिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। अब हमारा क्या हो जाएगा 8.5 बटे में 100। तो हम इस बटे में 100 को ही प्रतिशत कहते हैं, यानी 8.5% हमारा उत्तर आ गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों वह संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14। इसके बाद भी वे वैल्यू आती रहती हैं जब तक हम सॉल्व करते हैं, और कोई भी टर्म जो होता है वो रिपीटिंग नहीं होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नेवर एंडिंग होता है। मतलब कि यह संख्या कभी ख़त्म नहीं होती है, जिससे कि अगर ख़त्म हो जाती तो हम पॉइंट को हटा के इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते। लेकिन अपरिमेय का यही होता है, नियम ही यही होता है कि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जो हमारा पाई हो गया, जो हमने एग्जाम्पल देखा, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √2, √3, √5, √6 आदि हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है समप्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार समप्राकृतिक हो जाएंगी वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 में जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वह हमारी हो जाएंगी समप्राकृतिक संख्या है। अब हम बात करते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं की। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 3 5 आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछ रहा है 16,292 में 6 का स्थानीय मान। तो दोस्तों 6 है, 6 को हम लिख देंगे और उसके बाद जितनी भी दाईं तरफ संख्याएं हैं उतने 0 लगा देंगे, यही हमारा हो जाएगा स्थानीय मान। अगला पूछ रहा है इसी में 6 का जातीय मान। तो दोस्तों जातीय मान 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो दोस्तों जैसे आपने 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखी, वैसे ही 5 अंकों की 5 बार 9 हो जाएगा। उसमें से हम 5 अंकों की छोटी संख्या को घटा देंगे, यही हमारा प्रश्न कह रहा है। तो जो घटाने पे आएगा हमारा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमारा उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 100 लिखा है जो मिसप्रिंट हो गया है। दोस्तों जब इस प्रकार पूछा जाता है, सम पूछा जाता है, 1 से लेकर 100 तक योगफल पूछा जाता है, तो फॉर्मूला होता है n+1/2। दोस्तों जो ये n होता है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं 1 से 100 तक हैं, यानी 100 हैं। तो n की जगह 100 रख देंगे। ठीक है, n की जगह 100 आ गया। यहाँ पे भी n की जगह 100 रखेंगे तो 1 जुड़ जाएगा और 101 हो जाएगा।
और बटे में 2 है तो 2 से हम भाग कर देंगे, तो 2 50 जा 100। अब हम 50 से 101 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 50, ठीक है, यानी 5050। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है भाज्य, भाजक और भागफल का परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जो भाज्य होता है उसका आप परिभाषा लिखेंगे कि जिससे हम भाग देते हैं वह हमारा भाज्य होता है, जिसमें हम भाग देते हैं वह हमारा भाजक होता है, और जो भाग देने पर आता है वह हमारा भागफल होता है। अर्थात अगर कुछ नीचे शेषफल बच जाता है जो इससे कम होता है तो वह हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भिन्न से क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, भिन्न को हम समझते हैं कि भिन्न को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे कुछ दिया हुआ है इसको हमने विभाजित कर लिया, ठीक है, यानी किसी वस्तु को विभिन्न भागों में हमने बांट दिया, उसके बाद अगर हम प्रत्येक भाग या फिर इस भाग की बात करते हैं तो इस भाग का जो हमारा पूरा था, यानी कितने भागों में बांटा, 2 बाटों में, तो हम 2 बाटों में जब हम 2 भागों में जब हम एक भाग की बात करते हैं तो उसी को भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त भिन्न को किसे कहते हैं, तो भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, सम विषम। तो जो विषम होता है भिन्न उसी को जो हम ब्रेक करके गुणन के रूप में लिखते हैं। जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 एकम में 2 प्लस 1 बटे में 2। यह जो है यही हमारा मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न है। अब हम देखते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, तो दोस्तों वर्ग का नियम होता है कि अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो उसे वर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यास किसे कहते हैं। तो दोस्तों सर्कल में, वृत्त में जो परिधि से होते हुए एक रेखा जाती है जो सेंटर से होते हुए परिधि को टच करती है, अर्थात जो सर्कल को या वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है परिधि को परिभाषित कीजिए। तो जो दोस्तों वृत्त का जो परिधि होता है यानी वह वृत्त का परिमाप होता है। जैसे हम वर्ग में क्या करते हैं, यह चारों भुजाओं को जोड़ते हैं, इसी प्रकार जो सर्कल का यह साइड होता है, आउटर साइड, उसको जोड़ना ही परिधि या परिमाप होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कोण को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों कोण की परिभाषा को समझ लेते हैं। 2 रेखाओं या किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह 2 रेखाएं हैं, इनके बीच का जो यह झुकाव है उसी को हम कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति बनती है, निर्मित होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह सरल रेखाएं हैं, ठीक है, इसको आपस में मिला देते हैं तो जो बनता है आकृति उसे त्रिभुज कहते हैं। अर्थात त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाएं, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यहाँ मिस हो गया है दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अगर चारों भुजाएं बराबर हों और बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसका उत्तर हो जाता है वर्ग। अब हम देखते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। तो दोस्तों 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती है या 100 के आधार पर जो संख्या हम प्राप्त करते हैं उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि आप जो नंबर प्राप्त करते हैं उसके बाद जो आप 100 से रिलेट करके जो आप ज्ञात करते हैं, 100 पर आधारित जो ज्ञात करते हैं टोटल नंबर, उसे ही आप प्रतिशत कहते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है।
तो दोस्तों दशमलव भिन्न यानी कोई संख्या दी हुई है, अगर आप इसे प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो कैसे भी करके आपको हर में यानी बटे में 100 लाना होगा, क्योंकि यही होता है प्रतिशत यानी 100। तो 3.5 है अगर एग्ज़ाम्पल, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1 और एक संख्या है तो एक शून्य लग जाएगा, परंतु हमें 100 लाना है बटे में, तो हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 350 बटे में 100, और यह जो बटे में 100 है इसी को कहते हैं प्रतिशत, यानी हो जाएगा हमारा 350 प्रतिशत। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो लसा ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम यानी लसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे y। अगर यह एक दोनों संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल जो होगा वह लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 दिया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे। बाकी हमें मौसा दिया हुआ है 16, तो मौसा की जगह हम 16 लिख लेंगे, और एलसीएम ज्ञात करना है तो वहाँ हम एलसीएम ही रहने देंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 16 इधर बाईं तरफ गुणा हो रहा है तो दाईं तरफ जाके भाग हो जाएगा, और जब हम 16 से 6400 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे 2 और 3 हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 6 जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, कट तो 12 भी जाएगा, लेकिन इसका मतलब लघुत्तम होता है, मतलब सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं वृत्त के 3 गुण बताइए। तो दोस्तों वृत्त के 3 गुणों की जब बात करते हैं तो पहला गुण होता है कि एक ही वृत्त में समस्त त्रिज्याएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। ठीक है, यानी जो भी त्रिज्याएं होंगी सब समान होंगी। ठीक है दोस्तों, वृत्त के समस्त व्यास जो होते हैं, इसके अलावा जो दूसरा है समस्त व्यास जो होते हैं वह सर्कल को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसके अलावा जो आप तीसरा लिखेंगे वह लिखेंगे केंद्रीय वृत्त कभी आपस में कटते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्पर्श रेखा होता है जो सर्कल को यहाँ एक पॉइंट पे टच करके निकलता है, लेकिन उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। तो ऐसी रेखा जो दो सर्कलों को टच करके निकले उसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि इसमें अगर हम a जोड़ते तो हमारा योगफल इतना आ जाता। अब हम a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो दिया हुआ है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो दोस्तों जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो इनका साइन बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस वाई जो दिया हुआ है दूसरी तरफ, इसका साइन बदलने के बाद माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो माइनस घट जाएगा, माइनस का x तो बचेगा x प्लस 2y। यही हमारा उत्तर होगा, यानी इसी को हम जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई हमें ज्ञात होगा। अगला देखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड वही होते हैं जो आप एलसीएम निकालते समय जो बाहर लिखते हैं। जैसे 15 किससे विभाजित होगा तो 3 5 15, फिर 5 किससे होगा तो 5 1 में 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 1 गुणे 3 गुणे 5। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 350 का 10% कितना होगा। तो का मतलब गुणा होता है 10% यानी 10 प्रति 100। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 2 शून्य हैं हर में, तो अंश के 2 शून्य कट जाएंगे और बाकी जो हमारा 35 बचा वही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो है आयत किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ जो होती हैं सामने की भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों।
ठीक है, यह सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी प्रकार इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 28वां, समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज जो होता है, सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं, यानी सामने की रेखाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है दोस्तों, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, विकर्ण का मतलब यह होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 29, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो असमान है, जैसे एक छोटी है, एक बहुत बड़ी है और एक जो तीसरी है वह भी इन दोनों के बराबर नहीं है, यानी तीनों असमान हैं, उसे हम विषम त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात करते हैं 30वां प्रश्न जो पूछ रहा है न्यून कोण त्रिभुज क्या है। तो दोस्तों ऐसा कोण जिसमें जो तीनों कोण होते हैं वह 90 से कम होते हैं, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। तो दोस्तों इससे पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2πr जो होता है वह परिधि का सूत्र होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें मान ज्ञात करना है, यानी घटाना है। तो जो घटाना लगा हुआ है दूसरे ब्रैकेट के सामने, उससे जब गुणा होगा तो सबके साइन बदल जाएंगे और हो जाएगा हमारा x + y प्लस का z माइनस x प्लस वाई माइनस z। अब जो कट रहा है वो कट जाएगा, इसके अलावा जो बच गया वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में -8 गुणे प्लस का 75 गुणे 0 है। तो दोस्तों जब भी गुणे में 0 से गुणा होता है तो वह 0 ही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए। तो दोस्तों 9 के समापवर्तक क्या हो जाएंगे दोस्तों, जिससे 9 कटे तो 1, 3 और 9 से ही 9 कटेगा। इसके अलावा 15 के समापवर्तक हो जाएंगे 1, 5, 3 और स्वयं 15। ठीक है दोस्तों, और इसमें समापवर्तक मतलब होता है कॉमन जो होगा इसमें से वह हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन एक समतल है, वहाँ पे एक बिंदु है, तो वहाँ से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 के अपवर्तक होंगे, यानी दोस्तों 12 के अपवर्तक वह होंगे जिनसे 12 कट जाएगा। तो अपवर्तक वह होते हैं यानी फैक्टर होते हैं, समापवर्तक यानी दोनों को फैक्टर में से जो कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, तो 12 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या का संबंध बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यास यानी डायामीटर बराबर 2 त्रिज्या, यानी जो डायामीटर होता है, यह जो डायामीटर है इसके अंदर 2 त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, यही इन दोनों का आपस में संबंध होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 38, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है तल पर अब 2 बिंदुएं हैं। ठीक है दोस्तों, और वहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें केवल आपको हल करना है। तो जो ABC है वो ABC के साथ हल होगा, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का ABC। इसके अलावा जो AB² है वो AB² के साथ हल होगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो माइनस का AB²। नहीं दोस्तों, जो प्लस है जो 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का AB²। तो आ जाएगा प्लस का AB² माइनस 2ABC। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी यह आंसर सही है।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 40 कि 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। यानी आपको 8 के जो शुरू के 5 मल्टीपल्स होते हैं, यानी 8 का पहाड़ा लिखना है दोस्तों। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 13 - 8 गुणे 2 + 3। तो दोस्तों बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, MAS यानी पहले आपको ऐड करना होता है। तो जो प्लस के हैं उनको जोड़ लीजिए, तो 13 + 3 16 हो जाएगा। उसके बाद आप घटाएंगे तो 16 में से 16 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 42। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर और तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर की तार की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यह एक अगर बगीचा है तो इसको हम घेरेंगे चारों तरफ से इसी के ऊपर, तो और इसी का जो यह आउटर साइड जो जोड़ना होता है वह परिमाप होता है। तो इसका हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B। L की जगह हम लंबाई रख देंगे और B की जगह हम चौड़ाई रख देंगे। तो लंबाई है 115 और चौड़ाई है 45। तो दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 2 गुणे इसको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 160, तो उत्तर हो जाएगा 320 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इसको हल करना है तो इसमें भी पहले हम भाग करते हैं। तो -6/25 है को भाग करना है 2/5 से। तो दोस्तों जब फ्रैक्शन में भाग करना होता है तो हम इस भाग को गुणे के साइन में बदल लेते हैं, और जो हर होता है वो अंश हो जाता है और जो अंश होता है वो हर हो जाता है। इसके बाद का जो लिखा हुआ है वो वैसे ही लिख देंगे। तो जो हमने बदला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 5वां 25। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, -3/5 + 4/5। तो 5 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या बचेगा अंश में, -3 + 4/5 यानी 1/5, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है। दोस्तों यह भी उसी फॉर्मूले पे है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याएं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है 15, इसके अलावा गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों 900। तो हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम में 15 गुणा हो रहा है तो यह यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा और भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 15 से जब हम 900 को भाग करेंगे तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 60, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, 39 और 273 का मौसा ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसे गुणनखंड विधि या भाग विधि किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जो 13 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे 13 गुणे 1। आप साइड में रफ वर्क में निकाल लीजिएगा, जैसे इस प्रकार निकालते हैं कि 39 का क्या आएगा, तो 3 से कटेगा, 3 एक में 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार यह एक 13 प्राइम है तो 39 का क्या आ गया दोस्तों, 3 गुणे 13, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जब आप करेंगे 273 को तो 273 का आ जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 13। तो दोस्तों मौसा में क्या करना होता है आपको, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी जो सब में कॉमन है वही आपका मौसा हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 13 तीनों में है तो हमारा मौसा आ जाएगा 13, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 47। तो दोस्तों इसको भी बॉड मास के अकॉर्डिंग करना है। बॉड मास के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप बॉड मास अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं जो यह है।
तो इसको हल करेंगे तो 5 गुणे 2 यानी 10, 10 प्लस 2 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इससे जो बड़ा ब्रैकेट है उसको हल करेंगे तो 17 प्लस 12 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे दोस्तों तो 4 गुणे 29 हो जाएगा। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 116 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगले प्रश्न में भी हल करना है। तो दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे। माइनस से गुणा करने पर साइन बदल जाता है तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 4x है वो माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इसमें भी हम पहले गुणा करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो 48 प्लस जब हम 8 को गुणा करेंगे 0.75 से तो हमारा आ जाएगा 6। उसके बाद जो घटाओ 5 लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर हम इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, 5 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, जैसे वृत्त का यह बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो आता है उसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही है, सम द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रोहित के पास 4x मतलब कुछ आम दिए हुए हैं, उसके बाद उसमें से उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे। तो एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि अगर 6 आम थे, 2 आम दे दिए तो कितने बचे, यानी घटाना है ना। तो इसी प्रकार हम घटा लेंगे तो 4x माइनस 3y प्लस 7x से हम जो दूसरा ब्रैकेट दिया इसको घटाएंगे तो इसके सामने जब घटाव का निशान लगेगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 7z हो जाएगा। अब हम हल कर लेते हैं तो जो x है वो x के साथ सॉल्व होगा, और जो हमारा y है वो y के साथ सॉल्व होगा, और जो z है वो z के साथ हल होगा। तो यह देख रहे होंगे समान हैं और दोनों अपोजिट साइन से हैं तो कट जाएंगे। यह भी दोनों समान हैं तो यह भी दोनों आपस में कट जाएंगे, परंतु यह दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के सामने प्लस का साइन है। तो 4 और 2 हो जाएगा दोस्तों 6x, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 53। निम्नलिखित समुच्चय को देखकर परिमित समुच्चय को छाट कर बताइए। दोस्तों परिमित मतलब फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट मतलब जो हमें ज्ञात है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दशमलव दशमलव लगा है, यानी इसके आगे भी कुछ है, यानी ये नेचुरल नंबर दिए हुए हैं तो इसके आगे भी हैं, तो यह हमारा इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। लेकिन जो बाकी दो दिए हुए हैं यह हमारे परिमित समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या दी हुई है तथा लड़कियों की संख्या दी हुई है, तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो है 55। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या दी हुई है, उसके अलावा लड़कियों की संख्या दी हुई है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि अगर लड़के 2 दिए हुए हैं, लड़कियां 3 दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ भी आपको जोड़ना है, तो जो एक्स वाई वाला टर्म है वो एक्स वाई के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा 10 + 2 12 XY आ जाएगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, दोनों में अपोजिट साइन है यानी घट जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5। और जो हमारा जेड वाला टर्म है वो जेड के साथ भी जुड़ जाएगा, तो अपोजिट साइन है तो घटेगा, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। ठीक है, तो बड़ा है 5 तो माइनस का साइन लगेगा और जेड, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है हल कीजिए। दोस्तों ये बॉड मास पे ही है,
तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 6 में से 4 गया 2। अब हमारा मझले ब्रैकेट में बचा 9 माइनस 5 माइनस 2। तो हम जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ देंगे तो बचेगा 9 माइनस 7। तो जब हम इसको हल करेंगे तो मझला ब्रैकेट भी हल होकर आ गया 2। तो अब हम 20 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर 22। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 57, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो छोटी होगी 100। ठीक है दोस्तों, आपको 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 से छोटा 2 होता है तो 2 शून्य उसके बाद 1 लगाना है जिससे 3 अंक हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यह ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2πr। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r दिया हुआ है दोस्तों 35। और यह r नहीं है दोस्तों, व्यास है तो r क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा r हो जाएगा। और अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया 2 और फिर 7 बचे 35, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और 1 हमारा हासिल यानी 110 हमारा उत्तर आ गया। अब हम देखते हैं 60वां प्रश्न, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी स्क्रीन एक तल है तो यह एक रेखा है तो आप इस पे देख सकते हैं बहुत सारी अनेक बिंदुएं हो सकती हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है अनुपात में कौन सा बड़ा है। तो दोस्तों 2/3 है, इसको हल करेंगे तो जाएगा नहीं तो फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 20 हो जाएगा तो 3 छके 18, फिर से हमारा 2 बचा तो फिर से 3 छके 18। अब हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो 5/8 को जब हम हल करेंगे तो यह 5 छोटा है तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा और फिर हो जाएगा यहाँ 50। तो 8 छके 48, फिर 2 बचा तो 20 हो जाएगा यानी 8 दूनी 16। तो यह आप देख रहे होंगे कि बड़ा है तो आपका उत्तर हो जाएगा 2:3 यानी 2:3। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। यानी जो बिके वाली संख्या है वह ऊपर होगी। मान लीजिए आपके 60 नंबर थे, 60 में से टोटल मार्क्स 60 का पेपर था, 40 नंबर आए तो आप 40 को ही तो ऊपर रखते हैं यानी 40 बिके कितने में से, 60 में से। और जब हमें प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2×3 6 और फिर 2×5 10। तो दोस्तों अब हम इसको हल करेंगे तो 5 को जब हम 4 से करेंगे तो 20 और एक 0 जो है वह 0/3। अब हम इसको हल करेंगे तो 66.66 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा प्रतिशत में। अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न जो है एक गांव में महिलाओं की संख्या दी हुई है तथा पुरुषों की संख्या दी हुई है कुछ। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, यानी पुरुष जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जो पुरुष की संख्या है उसको हम पहले रखते हुए महिलाओं की संख्या को घटा देंगे, घटाएंगे तो जो महिलाओं की संख्या दी हुई है दोस्तों उसमें सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो 4A है वो माइनस का 4A हो जाएगा, फिर माइनस का 3AB हो जाएगा और फिर माइनस का 2B² हो जाएगा। अब जो AB है वो AB के साथ हल होगा तो 5 में से 3 गया 2AB, फिर यहाँ 2B² है तो 2B² के साथ हल होगा, दोनों सेम है और साइन अपोजिट है तो कट जाएंगे। इसके अलावा यह C है और C का और कोई टर्म नहीं है तो -6C। इसके अलावा जो बचा 4A, यह भी लिख देंगे क्योंकि इसका कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है A वाला। तो दोस्तों यही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यही वह प्रश्न हैं जो लास्ट ईयर पिछले साल आपसे पूछे गए हैं, तो इनको बार बार अवश्य कीजिएगा। जो क्वेश्चन कठिन है उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए और उसको कल कीजिएगा, परसों कीजिएगा, जिससे आपकी जो
प्रैक्टिस हो वो बन जाए। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में बदलाव करके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।